मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गाजियाबाद। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में लिया भाग और एक नए डेटा सेंटर की रखी आधारशिला। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले उमड़ा आस्था का सैलाब। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। 27 जून को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ बड़ा हादसा। बिहार से दिल्ली जा रही बस हुई हादसे का शिकार। एक्सप्रेसवे के नीचे खड़ी डबल डेकर बस हादसे में 2 लोगों की मौत, 50 लोग घायल। देश भर में मानसून ने अपनी तेज रफ्तार दस्तक दी है। दिल्ली एनसीआर से लेकर दक्षिण भारत पूर्वोत्तर तक मौसम में बदलाव आ रहा नजर। आईएमडी ने अलर्ट किया जारी। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्वर्ण जयंती समारोह एवं डाटा सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इसके साथ ही वहीं मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में कहा और इसके साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी भारतीयों को 2047 का लक्ष्य दिया है कि जब भारत आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब हम कैसा भारत चाहते हैं, भारत कैसा होगा, भारत लाचार भारत ना हो और भारत दुनिया के सामने बता दें कि भारत आत्मनिर्भर हो और विकसित भारत हो और विकसित भारत का रास्ता इस प्रकार के संस्थानों से होकर जाता है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां सीएम योगी ने आईपीएस अफसरों को लगाई फटकार। इसके साथ ही 3 आईपीएस अफसरों को फटकार लगाई गई है। जातीय घटनाओं पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था की बैठक के दौरान फटकार लगाई गई है। इसके साथ ही जातीय तनावपूर्ण घटनाओं को लेकर फटकार लगाई गई। इस सबकी बड़ी खबर है जहां इटावा और कौशाम्बी में हुई थी तनावपूर्ण घटनाएं, जिसके बाद बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है और इसके साथ ही असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने बयान दिया और इसके साथ ही बता दें कि अफसर समय रहते हालात पर काबू नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही निशाने पर इटावा के एसएसपी और औरैया और कौशाम्बी के एसपी भी निशाने पर है। अफसरों को सीएम की चेतावनी नजर आई है जहां जिम्मेदार अफसरों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर है जहां सभी जिलों को जातीय सौहार्द बनाए रखने पर अलर्ट और इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है जहां अफसरों को सीएम की चेतावनी नजर आई है। जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख और इसके साथ ही बता दें कि अफसर समय रहते हुए और निशाने पर इटावा के एसएसपी हैं और सबकी बड़ी खबर है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है और इसके साथ ही बता दें कि अफसरों को सीएम को चेतावनी और इसके साथ ही जिम्मेदार अफसरों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को चेतावनी दी है। निशाने पर इटावा के एसएसपी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख नजर आया है और इसके साथ ही अफसरों को बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से आज उनकी पत्नी बता दें कि तजिम फातिमा और बेटे आदिब खान ने जेल में मुलाकात की। बता दें कि लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलने के लिए उनका परिवार आज पहुंचा है। वहीं यह मुलाकात जेल मैनुअल के बता दें कि नियमों के अनुसार की गई। इसके साथ ही जेल प्रशासन ने बताया कि सभी प्रक्रिया का पालन करते हुए मुलाकात करवाई गई है और इसमें किसी भी तरह की विशेष अनुमति नहीं दी गई है। मालूम हो कि आजम खान विभिन्न मामलों में लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और फिलहाल सीतापुर जेल में बंद है। इसके साथ ही बता दें कि सीतापुर से एक खबर है जहां लंबे समय से जेल में बंद और इसके साथ ही बता दें कि पत्नी और बेटे जेल में मुलाकात करने पहुंचे और इसके साथ ही बता दें कि लंबे समय से जेल में बंद हैं आजम खान और इसके साथ ही बता दें कि अब पत्नी और बेटे उनसे जेल में मुलाकात करने के लिए पहुंचे जहां प्रशासन की सख्त और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन की मौजूदगी में मुलाकात करवाई गई है और इसके साथ ही आजम खान से बता दें कि आज उनका परिवार मिलने जेल पहुंचा है।
गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का बता दें कि स्वर्ण जयंती समारोह एवं डाटा सेंटर का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इसके साथ ही बता दें कि वहीं मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। स्थापना के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहां पे फोटो सेल की स्थापना करनी है। देश के अंदर पहला काम इस संस्था ने इस दिशा में कदम उठाते हुए किया था और आज देश का पहला ऐसा डाटा सेंटर यहां पे स्थापित हो रहा है जिसके पास अभी तक भारत में जिसके पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं और जिस प्रकार के एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि यह एक शानदार यात्रा को प्रदर्शित करता है और नए भारत की इस यात्रा को प्रदर्शित करता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से अपने जीवन का हिस्सा माना है और उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है। यह आज सीएल के जज्बे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम आया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली। पर कैपिटा इनकम को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में मदद मिली और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। जो मिसाइल कार्यक्रम के रेनडाम्स हैं, उनके जो संवेदनशील रडार की सुरक्षा और उनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए जो भी सिस्टम है, वह चाहे जो आपको माइक्रोवेव फेराइड्स, ब्रह्मोस मिसाइल का रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेवल स्टील्थ प्रणाली का प्रयोग ये जो हम करते हैं, सीएल जैसे संस्थान ही उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड हैं और दुनिया के लिए ट्रस्टेड बन चुके हैं, ये हमारी उस स्ट्रेंथ को बताता है जो देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा में, हमारी बेसिक शिक्षा के एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वर्तमान में लगभग यानी जो सरकारी संस्थान है अकेले उनमें 1 करोड़ 91 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज से 8 वर्ष पहले सभी लगभग जर्जर स्थिति में थे। हमने ऑपरेशन कायाकल्प वहां पे चलाया था और मैं धन्यवाद दूंगा सीएल को कि इन्होंने स्मार्ट क्लासरूम के साथ हमें जोड़ने में, मदद करने में बहुत सारी जगह मदद की है। आज इनके जो स्मार्ट क्लास से जुड़े हुए जो बोर्ड वहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, उसमें यानी वह अनब्रेकेबल भी है और उसके ऑपरेशन में हम लोग जब जाते हैं किसी विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए, मैं वहां देखता हूं, मैं अक्सर उन बच्चों से पूछता हूं कि भाई इसका ऑपरेशन कर पाओगे? बहुत आसानी के साथ वे जाकर के उसका ऑपरेशनल कर लेते हैं।
मऊ से बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अब्बास अंसारी हेड स्पीच मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मामले में हुई थी 2 साल की सजा। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी। इसके साथ ही सजा मिलने पर बता दें कि कोर्ट में की गई थी अपील। मामले में 27 और इसके साथ ही अगली सुनवाई अधिवक्ता दरोगा सिंह ने जानकारी साझा की है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अब्बास अंसारी हेड स्पीच मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। मऊ से बड़ी खबर है और इसके साथ ही बता दें कि अब्बास अंसारी हेड स्पीच मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां बता दें कि सजा सुनाई गई थी और इसके साथ ही एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई थी। और इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि मामले में 2 साल पहले सजा सुनाई गई थी। और इसके साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से है, जहां सजा मिलने पर बता दें कि कोर्ट में और मामले में 27 को अगली सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां बता दें कि अब्बास अंसारी हेड स्पीच मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है और इसके साथ ही मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी। और इसके साथ ही अधिवक्ता दरोगा सिंह ने तमाम जानकारी साझा की है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि और इसके साथ ही मामले में हुई थी 2 साल की सजा। और इसके साथ ही बता दें कि मऊ से बड़ी खबर है, जहां अब्बास अंसारी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी पंजाब हरियाणा में एनआईए की छापेमारी। 18 जगहों पर बता दें कि एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। यूपी में 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। पंजाब में 9 जगहों पर छापेमारी की गई है। हरियाणा में 7 जगह पर एनआईए की छापेमारी हुई है। आतंकी साजिश मामले में एनआईए की छापेमारी हुई है और इसके साथ ही जासूसों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और इसके साथ ही जासूसों को फंडिंग पना देने वालों की भी तलाश लगातार जारी है। सबकी बड़ी खबर है, जहां बता दें कि एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। यूपी पंजाब हरियाणा में एनआईए ने छापेमारी की है। 18 जगहों पर छापेमारी से हड़कंप मच गया है। यूपी में 2 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, पंजाब में 9 जगहों पर छापेमारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां आतंकी साजिश मामले में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि जासूसों को फंडिंग और पनाह देने वालों की भी तलाश लगातार जारी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। यह दरभंगा से नई दिल्ली जा रही स्लीपर बस बता दें कि एक्सप्रेसवे की रेलिंग तोड़कर सर्विस लेन पर गिर गई। और इसके साथ ही यह हादसा बता दें कि फूड प्लाजा के आगे हुआ। और इसके साथ ही बता दें कि हवालिया गांव के पास किलोमीटर 130 के पास हुआ है। हादसा सुबह करीब 4 बजे हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 50 लोगों के घायल होने की सूचना है। इसके साथ ही हादसे के वक्त बस में 60 यात्री सवार थे। बरेली में गौ तस्कर और कुख्यात अपराधी जुबेर पाया के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। बरेली विकास प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने जुबेर के अवैध होटल और आवासीय परिसर पर बुलडोजर चलाकर बढ़ाने की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई थाना बदादरी क्षेत्र में की गई, जहां एसपी सिटी, सीओ समेत कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद रही। जिला प्रशासन, पुलिस और बीएडी के संयुक्त कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रशासन के अनुसार आरोपी जुबैर पर बता दें कि गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट सहित कुल 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसके साथ ही जुबैर फिलहाल जमानत पे बाहर है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा जितने अभ्यस्त अपराधी हैं, संगठित अपराध है, इनके विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। एक अपराधी है जुबैर उर्फ जुबैर पाया। यह एक अभ्यस्त गौकश है। इसके ऊपर पूर्व के 13 मुकदमे हैं, जिनमें से एक 2020 का गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 2025 के मई महीने में इसके विरुद्ध गुंडे की भी कार्रवाई हुई थी, गुंडा एक्ट के अंतर्गत। ये जो अपराधी है, ये कई बार जेल जा चुका है और फिर भी ये जैसे जेल से बाहर आता है, ये वैसे ही काम करना शुरू कर देता है, अपराधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है। इसकी संपत्ति की जांच कराई गई थी और इसके जितने कंस्ट्रक्शन थे उसकी भी जो जांच है वो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई थी, जिसके अंदर ये पाया गया कि इसकी जो दुकान है उसका नक्शा अवैध पाया गया और इसके अंदर बीडीए द्वारा इसके अंदर जो अवैध निर्माण है इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और इनके सहयोग में पुलिस बल यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। और भी जितने ऐसे अपराधी हैं जो अभ्यस्त अपराधी हैं, खासकर उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई बरेली पुलिस द्वारा जारी रहेगी।
जालौन जनपद में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है और इसके साथ ही संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए एडीएम के नेतृत्व में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल है। मॉक ड्रिल का आयोजन कालपी क्षेत्र के तटीय इलाकों में किया गया, जहां बाढ़ की आशंका सबसे अधिक रहती है। इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में तेज और प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित करना है। जालौन से खबर है, जहां बाढ़ राहत पर मॉक अभ्यास कराया गया, मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया है। कालपी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां बता दें कि नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद बता दें कि अब बाढ़ राहत पर मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया और इसके साथ ही बता दें कि यमुना जल स्तर पर प्रशासन सतर्क और अलर्ट होती हुई नजर आ रही है, जहाँ बता दें कि लगातार जल स्तर बढ़ने से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसके बाद बता दें कि यमुना जल स्तर पर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अमरोहा नगरपालिका क्षेत्र के मोहल्ला किशनगढ़ में सरकारी नालों पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिकाओं ने सख्त कार्रवाई की है। ईओ के नेतृत्व में टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अवैध निर्माण तोड़ दिए और इसके साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे ही अतिक्रमण हटाए जाएंगे। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी तैनात रही ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और इसके साथ ही नगरपालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वच्छ और अतिक्रमण हटा लें और अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी मिट्टी खनन की अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें प्राप्त होती हैं वहाँ प्रभावी कार्रवाई की जाती है और पिछले कुछ दिनों में इनके विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई की गई है। आप द्वारा जो बताया जा रहा है उसकी जांच करा ली जाएगी और यदि कहीं भी अवैध खनन किया जा रहा है, बिना अनुमति के खनन किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर जुर्माना भी किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी का किस्सा तो आपने सुना ही होगा। अब फर्जी आधार कार्ड मामले में उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मुकुटमणि ने खुद को ब्राह्मण बताया था, ऐसे में मुकुटमणि और उनके साथी पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई। चलिए तो कानूनी पक्ष है और चर्चा उस दूसरे पक्ष की जो जरूरी है। जी हाँ, रामकथा, भक्ति और श्रद्धा, इन शब्दों के बीच इस बार जुड़ गया है एक और शब्द, अपमान। उत्तर प्रदेश में कथावाचक को सिर्फ इसलिए मंच से हटा दिया गया क्योंकि वो पिछड़े वर्ग से था। अब यह मुद्दा सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, सामाजिक और राजनीतिक भी बन गया है। क्या धर्म के नाम पर जातिवाद अब भी जिंदा है? इसी को लेकर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के एक इटावा जिले में राम कथा चल रही थी। भक्ति का माहौल था, श्रद्धालु ध्यान से कथा सुन रहे थे। तभी कुछ लोगों ने कथावाचक की जाति पर आपत्ति जताई और कहा वो इस मंच पर बैठने के लायक नहीं। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ और देश भर में इस पर बहस छिड़ गई। कई लोगों ने इसे जातिवादी मानसिकता का जिंदा सबूत बताया। इसने शुरुआत से ही हमारे साथ बदतमीजी की, फिर मैंने इसे भोजन पे बुलाया, उस समय भी इसने बदतमीजी की। बस वो दोनों थे? वही दोनों थे। दोनों थे? हाँ। कथावाचक? हाँ। तो मैंने अपने पति को बताया, फिर उन्होंने कहा अगर अभी कुछ करते हैं तो भागवत खंडित होता है, गीता से चुप रहो। बस मैंने यही सोचा भागवत किसी तरह बच जाए, भागवत फिर भी खंडित ही हो गई। आप लोगों को कैसे पता चला था कि ये कौन किया? मुझे इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया। मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। अच्छा। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था, इसलिए उनसे माफी मंगवाई। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने पूछा कि आप पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा
तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला में हमको हो गए 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं है साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो मिलाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ, पैर इसलिए छुआए के कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, वो कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। जी हाँ, धर्म की चौपाल पर जब जाति ने सवाल उठाया तो श्रद्धा मानो शर्मिंदा हो गई। कुछ जातियों के हैं, क्या कथावाचन जैसी पवित्र विधा में जातिगत भेदभाव की जगह है? जो यादव परिवार में जन्म लिया है, लेकिन उसने कहीं से भागवत सीखा है, पढ़ा है, गुरु शिष्य परंपरा से जाना है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति उसको ये कहने के लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता कि तुम भागवत नहीं करा सकते। क्योंकि सनातन कहता है शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वैषा तथैव च। शूद्रो ब्राह्मणतामेति, एक शूद्र व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, और एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी शूद्र हो सकता है। क्षत्रिया जातमेवं तु विद्याद्वैषा तथैव च, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाटव के घर में पैदा हुआ है, किसी वाल्मीकि के घर में पैदा हुआ है, शूद्र के घर में पैदा हुआ है, दलित परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन यदि वो पठन पाठन करके शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर लेता है तो वो भी
ब्राह्मण ही है। और यदि कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो रहा है और किसी पराई स्त्री का अपहरण करके ले जा रहा है तो वो ब्राह्मण से पतित हो जाता है और उसको इस दुनिया के लोग राक्षस के नाम से जानते हैं। इसके लिए रावण से बड़ा और उदाहरण कोई नहीं हो सकता। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समाज में समानता का सपना शायद अब भी अधूरा है। धर्म का इस्तेमाल कर जातिगत वर्चस्व बनाए रखना एक खतरनाक संकेत है। बेशक राम की कथा सबके लिए है, लेकिन वाकई क्या मंच भी सबका है? ये विवाद सिर्फ एक कथावाचक का नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों का विवाद है जो अब भी सामाजिक बराबरी के लिए संघर्षरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इस पर बात होनी बेहद जरूरी है। ये सवाल है वो जो उस वक्त तक गूंजते रहेंगे जब तक हर कथा में हर समाज की और ये वो सवाल हैं जो उस वक्त तक गूंजते रहेंगे जब तक हर कथा में हर समाज की बराबर भागीदारी नहीं हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।